दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। भारत ने स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूरे किए। 77वीं स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ पर मैं इस यूट्यूब मंच के माध्यम से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 14 अगस्त 1947 की रात खत्म होते होते 15 अगस्त की तारीख की शुरुआत पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, भारत गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री ने इन लाइनों को कहते हुए आजादी को उद्घोषित किया था। भारत जिस उमंग के साथ, जिस ताजगी के साथ, जिस माहौल में उन लाइनों को सुन रहा था, उसे जीवन और फ्रीडम का एक एहसास हो रहा था। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इन लाइनों को कहा कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी, नाउ द टाइम्स हैज कम व्हेन वी शैल redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially at strokes of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom। इसका हिंदी में अनुवाद है कि कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वो समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह न सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के वक्त जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। अंग्रेजी में इन लाइनों का ऐलान करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी भाषा में इस भाषण को जब दिया था तो वो सुना रहे थे उन अंग्रेज शासकों को जिन्होंने सैकड़ों वर्ष हमसे शासन किया, और वो उनको संदेश दे रहे थे उस मंच से कि भारत अब आजाद है, भारत किसी का गुलाम नहीं है। तब से लेकर आज तक लगातार 77वीं बार भारत के प्रधानमंत्री भारत को संबोधित करते आ रहे हैं। भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिए, चाहे पंडित नेहरू के वो 16 भाषण रहे हों, 17, चाहे इंदिरा गांधी के 16 भाषण रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी के 2 भाषण रहे हों, चाहे पीवी नरसिंह राव और राजीव गांधी जी के 5-5 भाषण रहे हों, चाहे अटल जी के 6 भाषण रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर जी, तमाम वो श्रृंखला जिन लोगों ने भारत के नायक बनकर भारत को 76 वर्षों में आगे बढ़ाया, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 9 भाषण रहे हों, आज उनका प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से 10वां भाषण था। इन तमाम भाषणों में भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के लिए हुए बलिदान और उन बलिदानों, उन अमर बलिदानियों, उन नौजवानों के गरम गरम खून पर तैर के आई हुई आजादी की गौरव गाथा का बखान, आजादी के बाद भारत के पुरुषार्थ का बखान, भारत की प्रोन्नति और उन्नति का बखान और भारत को भविष्य के सपने तमाम इन प्रधानमंत्रियों ने लाल किले की प्राचीर से दिखाए। लेकिन आज का जो भाषण रहा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण रहा, निश्चित तौर पर जब उस भाषण को गंभीरता से सुना जाए अगर, और उस भाषण में ये देखा जाए कि ये स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण है, तो निश्चित तौर पर वो भाषण पूरी तौर से एक राजनीतिक मंच पर दिया गया भाषण नजर आता है। वो भाषण एक राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा, एक पार्टी के नेता के द्वारा वोट और चुनाव में जीत की अपील करते हुए व्यक्ति के मुखारविंद से सुनता हुआ भाषण नजर आता है। कहीं न कहीं आज
जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया है, ऐसा भाषण आजादी के बाद न तो किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिया और न ही पिछले जो 9 भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी के रहे हैं लाल किले की प्राचीर पर, उनके उन 9 भाषण की जो कॉपियां अगर उठा के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह के तो भाषण मोदी जी ने स्वयं भी कभी नहीं दिए। हालांकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, अगला 5, 6, 8 महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ध्वजारोहण किया था तो 2019 का चुनाव लगा हुआ था, लेकिन उस 2018 के भाषण में भी चुनाव, वोट और जीत की वो अपील, वो गुहार नहीं थी जो आज के भाषण में लाल किले से दिखाई दी है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मंच हो, माइक हो, बढ़िया स्टेज हो, सामने जनता हो, लाइव प्रसारण हो और देश सुन रहा हो, मोदी जी वक्ता हो, तो ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है कि इतिहास का बखान ना हो, खुद की उपलब्धियों को परोसा ना जाए और भविष्य के सपने ना दिखाए जाएं। ये तो हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। सपने दिखाए गए, सपने 2014 से पहले जब मुख्यमंत्री के रूप में वो बोलते थे तो सपने 2019 के दिखाए जाते थे, लेकिन जब 2017 में वो प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे तो सपने 2022 के दिखाए जा रहे थे। ये स्पष्ट किया जा रहा था कि अगला कार्यकाल भी हमें चाहिए, लेकिन जब 2019 में पुनः सत्ता मिल गई और 2019 के बाद बोलना शुरू किया तो सपने 2024 के दिखाए जाने लगे। 2019 का जो वादा था वो 2017 आते आते 2022 की सीमा में तब्दील हो गया और ये कहा जाने लगा हर मंच से कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तब तक ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 2020-21 आते आते वो वादा आगे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 2047 पे पहुंच गया कि जब हम अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तब ये सपने साकार होंगे। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो गया। आज तो 2047 से होते होते 1000 साल बाद भारत कैसा होगा इसकी कल्पना की गई। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के सारे भाषणों पर नजर डालें, उनके भाषणों की सारी कॉपियां निकालें और देखें तो उनमें प्रत्येक भाषण में भविष्य के सपने, इतिहास का बखान और अपनी उपलब्धियों की दास्तान भरी पड़ी है। लेकिन उनमें से प्रमुखता जो घोषणाएं की गईं और इसी लाल किले की प्राचीर से की गईं, उन घोषणाओं पर जरा आज नजर डाल लेते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार लाल किले से बोले थे तो उनका नारा था कि हर घर शौचालय, ये पहली घोषणा थी। लेकिन ये बात सही है कि बड़े पैमाने पर शौचालय बनवाए गए, लेकिन हर घर शौचालय योजना जब चली उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, प्रधान और पंचायत सहायक ने तमाम तरह से जो लूटपाट की है और हर घर शौचालय योजना में 6000, 8000, 9000 और बहुत अधिक तो लाभार्थियों को 10,000 जो मिला है उसमें जो घालमेल हुआ है, जनता इस बात से को नकार नहीं सकती है। हमारे दर्शक इसके भुक्तभोगी हैं, ये निश्चित तौर पर दावे के साथ कहा जा सकता है। दूसरा नारा था जनधन योजना। जब जनधन योजना के तहत देश में करोड़ों लोगों के खाते खोले गए बैंकों में और जब वो लोग पासबुक बनवाने के लिए बैंकों में गए तो बैंक कर्मियों ने उनसे कहा कि इसमें कुछ पैसा डालो, कम से कम 500 रुपए डालो तब पासबुक मिलेगी। तो अंदाजा लगाओ कि जब उन करोड़ों लोगों ने पासबुक बनवाई होगी तो कितने करोड़ रुपया देश की बैंकों में जमा किया होगा। वो रुपया कहाँ गया और देश ने उस पैसे को कहाँ लगाया। बावजूद इसके कि कर्ज बढ़ता रहा और देश की जनता पैसा भी देती रही,
तो रुपया कहां गया, ये सवाल खड़े करता है। आदर्श ग्राम योजना का विकल्प पहली बार में ही दिया था। जो सांसदों ने गांव को गोद लेने की योजना को ऐलान किया था, उसके बाद तमाम गांव गोद लिए गए, प्रतिवर्ष गोद लिए गए। अब वो सांसद न तो गांव को गोद लेने की स्थिति में हैं और न ही 9 साल बाद भी वो गांव जो गोद लिए गए थे वो अब चल पाने की स्थिति में हैं। आज भी गोद में ही हैं, क्या उतरे हैं, कुपोषित हो गए हैं या पोषित हुए हैं, इसका कोई रिपोर्ट कार्ड इसके बाद कभी दोबारा फिर न सरकार ने आंकड़ों के जरिए जनता को प्रेषित किया और न ही लाल किले से बताया गया। दूसरा भाषण था 2015 में स्टार्टअप इंडिया, ग्राम ज्योति योजना, वन रैंक वन पेंशन योजना। इन तीनों योजनाओं का क्या स्थिति है, क्या आप इन योजनाओं के बारे में जानते हैं और इन योजनाओं से कितना लाभ देश की जनता को ग्रामीण या शहरी स्तर पर धरातल पर हो रहा है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं हो सकता है। 2016 में तीसरा भाषण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रगति प्रोजेक्ट, यानी जो पेंडिंग वर्क पड़े हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उनमें काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कितने लोगों को फसलों का बीमा मिला और कितने पेंडिंग प्रोजेक्ट पूरे हुए, ये रिपोर्ट कार्ड भी सरकार ने आज तक न आंकड़ों के जरिए और न ही किसी भाषण में जनता को प्रेषित किया। और जनता इस बात का आकलन करे कि इन दोनों योजनाओं को धरातल पर कितना उतारा गया। 2017 में एक बहुत बड़ी घोषणा, 2022 तक हर गरीब को घर मिल जाएगा। यानी 2022 जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो देश के प्रत्येक गरीब के पास उसका अपना पक्का घर होगा। ये मोदी जी का सपना था और लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर उन्होंने ये सपना देखा था। लेकिन जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि अब तक भारत में सिर्फ 32% लोगों को ही आवास मुहैया करा पाई है सरकार। जो आवासहीन लोग थे उनमें सिर्फ 32% लोगों तक आवास पहुंच पाए हैं। आयुष्मान भारत योजना, ये 2018 के भाषण का पहला प्रोजेक्ट था। आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान कार्ड बने हैं, उस योजना को जब घोषणा की गई थी 2018 में, तो ये बताया गया था कि इसके माध्यम से देश के गरीबों का इलाज होगा, देश के गरीबों का कल्याण होगा। लेकिन पिछले दिनों ही जो CAG यानी कैग की रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि इस आयुष्मान भारत योजना में कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और उन्होंने इसके 3 उदाहरण पेश किए। बताया कि इसमें लगभग 7.5 लाख मरीज ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन एक मोबाइल नंबर से हुए, यानी 7.5 लाख मरीजों ने एक मोबाइल नंबर दर्ज करा के भारत के विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया है। क्या यह संभव है कि 7.5 लाख मरीजों का एक मोबाइल नंबर हो, 1.5 लाख मरीजों का एक मोबाइल नंबर, 96,000 मरीजों का एक मोबाइल नंबर, लगभग 10 लाख मरीजों का के इलाज का पैसा जो निकाला गया है जनधन योजना के नाम पर, वो 3 मोबाइल नंबरों के रजिस्ट्रेशन पे निकाला गया है। कैग की रिपोर्ट है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसमें। गगनयान मिशन और ग्राम स्वराज मिशन, ये 3 योजनाएं 2018 की थीं। इन तीनों में धरातल पे क्या मिला। 2019 के भाषण पे आते हैं तो जल जीवन मिशन, यानी हर नल से जल, ये योजना जो वर्ल्ड बैंक की है, ये योजना भारत सरकार की नहीं है, ये योजना वर्ल्ड बैंक की है। इस योजना में जो भी खर्च आ रहा है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है और वर्ल्ड बैंक जो खर्च कर रहा है वो भारत के ऊपर कर्ज हो रहा है। और 2019 में ही 19 के भाषण में ही प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी रखा था कि हम आजादी के अमृत महोत्सव यानी 2022-23 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। और लेकिन भारत उस समय भी 2014 में भी 2019 में भी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। यानी जब प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे तब भी भारत दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और आज भी भारत
दुनिया के 5वें नंबर की ही अर्थव्यवस्था है। 2020 के भाषण में नेशनल डिजिटल हेल्थ, नई शिक्षा नीति और हर गांव इंटरनेट, ये 3 वायदे हुए थे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से किस तरह से प्राइवेट यानी कारपोरेट जगत को शिक्षा नीति को सौंपा जाएगा, किस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खड़ी होंगी, डिग्रियों की बिक्री होगी, जिसकी जेब में पैसा होगा वो डिग्री खरीदेगा, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसका बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाएगा। जी, इस तरह की जो नई शिक्षा नीति में तमाम तरह के प्रावधान हैं, आने वाले वर्षों में जनता को इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी लोग इस चीज को ना समझ पाए। 2021 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कहां तक पहुंचा, कोई जवाब नहीं। सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन, 75 वंदे भारत ट्रेन, कारपोरेट जगत की बल्ले बल्ले। 2022 में घोषणा जो पिछली साल की थी, 163 वर्ष पुराने आईपीसी सीआरपीसी को बदलने के लिए, इंडियन आर्मी और नेवी के ध्वज को बदलने के लिए और राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने की घोषणा ये की थी। निश्चित तौर पर इन सारी घोषणाओं में 72 से 72% घोषणाएं ऐसी हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक संचालित कर रहा है। यानी उन घोषणाओं में, उन योजनाओं में जो धन खर्च हो रहा है वो विश्व बैंक खर्च कर रही है और वो धन भारत के ऊपर कर्ज हो रहा है, यानी भारत के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो उन्होंने कहा कि मैं लाल किले से आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, ये जीत की एक आकांक्षा, चुनाव की चिंता और वोट की गुहार थी। इस नारे में उन्होंने 2 शब्द बड़े अच्छे दिए आज, मेरे प्यारे परिवारजनों। भारत के पूरे देश को उन्होंने परिवारजनों के नाम से संबोधित किया, मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों। अब समझ में ये नहीं आता कि ये कैसा परिवार है और कैसे परिवार के मुखिया हैं जहां परिवार आपस में ही हिंसक हो रहा है। रोज देश के विभिन्न कोनों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, परिवार की महिलाओं को नग्न किया जा रहा है। और जब उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को संसद में बोलना होता है तो प्रधानमंत्री नारेबाजी और ठहाके लगाते हुए संसद में दिखाई देते हैं। ऊंचे सपने, ये दूसरा शब्द मिला है आज के भाषण से, जिसमें उन्होंने 1000 साल के बाद भारत कैसा होगा इस चीज के सपने दिखाए हैं। निश्चित तौर पर उसके बाद आज उन्होंने बात की खाद की, कि खाद, किसानों की खाद को भारत सरकार किस तरह से सब्सिडी दे रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला कि खाद को लेकर आज भी किसानों में किस तरह की समस्याएं हैं। जो फसल को बोते समय डीएपी की जरूरत पड़ती है, उसकी आज भी किस तरह से कालाबाजारी हो रही है। यूरिया किस तरह से कालाबाजारी में बिकती है, किस तरह से खाद की बोरी से 5 किलो खाद कम कर ली गई, इस पर सरकार ने कोई प्रकाश नहीं डाला। और क्या स्थिति है किसानों की जब खाद लेते समय पुलिस लाठी डंडों से पीटती है, आए दिन अखबारों में ये खबरें छपती हैं, लेकिन इस पर सरकार का कोई प्रकाश नहीं पड़ा। कई बार उन्होंने ये कहा कि हम हैं तो ये है, मेरे मतलब मोदी है, मोदी के होने का मतलब स्थिरता, मोदी के होने का मतलब शांति, मोदी के होने का मतलब विकास, मोदी के होने का मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब आपको क्या लगता है कि देश में स्थिरता का माहौल है? कोई भी कहीं भी अस्थिर नहीं है, किसी के मन में कहीं कोई शंका, कहीं कोई हिंसा या किसी तरह का कोई ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। देश पूरा मस्त है अपने में, क्या ये लग रहा है आपको? खुद आकलन करिए। शांति, क्या शांति है देश में? कहीं किसी हिस्से की हम बात कर लें, हम ये नहीं कहना चाहते कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल में जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल में जो हुआ वो बहुत निंदनीय हुआ, वो भी इसी देश का हिस्सा है। लेकिन मणिपुर, हरियाणा, बरेली, उत्तर प्रदेश, तमाम जो जगह हैं, बंगाल, राजस्थान सहित उन सबको जोड़कर जो देश में हो रहा है, क्या उससे आपको लग रहा है कि शांति है? विकास, क्या आपको लग रहा है कि विकास बहुत ऊंचाइयों पर जिस तरह के दावे आंकड़ों में फंसाया जा रहा है, उस तरह के विकास और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस नारे को तो कहने का कोई अर्थ ही नहीं होता जब पूरा देश कारपोरेट घरानों में निश्चित तौर पर
ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जब कारपोरेट घरानों की बल्ले बल्ले हो तो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का नारा थोथा नजर आता है, झूठा नजर आता है। ये कहना चाहिए था कि कारपोरेट सुखाय, कारपोरेट हिताय। प्रधानमंत्री जी ने आज ये नहीं बताया देश को कि सरकार आज भी क्यों मजबूर है कि भारत के 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के अनाज पर जीवित हैं। ये नहीं बताया कि 80 से 90 करोड़ लोगों की आय कैसे कम हो गई। ये नहीं बताया कि 2014 के मुकाबले 2023 आते आते किस तरह से मजदूरों की संख्या में इजाफा हुआ है भारत में। ये नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि पहली बार राज्य सरकारों के लिए खजाने खोले गए हैं। राज्य सरकारों को 100 लाख करोड़ रुपया दिया गया है जो 2014 से पहले कभी नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आज भी 16 राज्य ऐसे हैं जो पैसा न मिलने की गुहार केंद्र सरकार से लिखा पढ़ी में लगा रहे हैं। आज भी 18 राज्य ऐसे हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लिए बैठे हैं, जिनमें भाजपा शासित राज्य भी हैं। उन्होंने ये बताया कि मुद्रा योजना में स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। 8 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। ये वही मुद्रा योजना है जिसमें 10-10 हजार रुपए ठेलिया वालों दुकानदारों को दिए जा रहे हैं। उससे स्वरोजगार बढ़ाने की बात कही जा रही है। उसमें यह दावा किया गया आज सरकार के द्वारा कि 8 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं और उन 8 करोड़ लोगों ने एक से प्रति व्यक्ति ने या तो किसी ने 1 लोगों को रोजगार दिया या 2 लोगों को रोजगार दिया। इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 8 करोड़ लोगों ने अगर 1-1 लोगों को भी रोजगार दिया है तो 16 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न किए गए उस मुद्रा योजना से। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2014 में भारत के 51 करोड़ लोग स्वरोजगार कर रहे थे, जो 2023 आते आते 41 करोड़ का आंकड़ा हो गया है। यानी 10 करोड़ लोग स्वराज जो कर रहे थे, छोटा मोटा ठेली रेहड़ी या जो सब्जी वाले थे, पान वाले थे, उनके 10 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं। ये बात सरकार ने नहीं बताई है। लेकिन वन रैंक वन पेंशन योजना पे क्या काम हुआ ये नहीं बताया सरकार ने। पुरानी पेंशन योजना जो घोषणा में भी थी, क्या उस पर हुआ, कुछ नहीं बताया। सरकार ने ये बताया है कि इन पिछले 5 सालों में 8 सालों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा है, यानी गरीबी से उनको मिडिल क्लास में लेकर आए हैं। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि 30 करोड़ लोग मिडिल क्लास से गरीबी के आंकड़े में गए हैं। और जो उन्होंने ये कहा है, पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नल से जल, ये दोनों योजनाएं वर्ल्ड बैंक से संचालित हो रही हैं और इसी का कारण है तमाम तरह से जो पैसा इधर उधर खर्च किया जा रहा है और पैसा को जिस तरह से कारपोरेट घरानों को बांटा जा रहा है, उसी का कारण है कि 2014 में भारत के ऊपर जो कर्ज यानी 1947 से लेकर 2014 तक सारे प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। लेकिन मोदी जी ने 2014 के बाद अब तक 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया है। यानी जो 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज 2014 में था वो 155 लाख करोड़ रुपया हो गया। ये कैसे हुआ, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को जन औषधि केंद्र के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया। लेकिन आप लोग बताइए, क्या आपको पता है कि जन औषधि केंद्र क्या है? जन औषधि केंद्र पर कितने वरिष्ठ नागरिकों को औषधि लेने में यानी दवाई लेने में छूट का प्रावधान है? कितने लोगों को उसका लाभ मिला है? ये क्या एक बड़े घोटाले की ओर इशारा नहीं करता है? वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जो तमाम तरह की बातें लाल किले से कही जाती हैं, क्या वरिष्ठ नागरिकों को जो रेलवे के किराए में पहले रियायत मिलती थी, क्या अब वो मिलती है? ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आता है। आज प्रधानमंत्री जी ने फिर वही बात दोहराई, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। लेकिन जब वो परिवारवाद भारत की सबसे बड़ी समस्या है ये बता रहे थे, भारत को
किस तरह से परिवारवाद ने चोट पहुंचाई है। जब वो ये बता रहे थे तो उनके ठीक सामने चंद कदम दूर ही अनुराग ठाकुर बैठे थे, जो उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री हैं। उनके पिता कौन थे? परिवारवाद के ही प्रोडक्ट हैं अनुराग ठाकुर। इस बात को उन्हें बिल्कुल ये लगा भी नहीं कि ठीक सामने परिवारवाद का उदाहरण बैठा है। ठीक सामने बैठे थे अमित शाह जी, जिनके बेटे क्रिकेट में बहुत अच्छे स्थान पे बैठे हैं, क्रिकेट के बोर्ड में। ठीक सामने बैठे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिनके बेटे उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। और ठीक सामने उसी भीड़ में बैठे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। परिवारवाद का उदाहरण क्या ये लोग नहीं हैं? और उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग मोदी के जीवन का एक कमिटमेंट है। और गौर करना, वो भाषण सुनना अगर ना सुना हो तो जब वो ये लाइन बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, तब प्रधानमंत्री की जबान लड़खड़ाई थी ये बोलने में। एक बार उनकी जबान फिसली थी, और वो इसलिए शायद फिसली होगी कि ये बोलते समय उनके जेहन में अजित पवार का नाम आया होगा। जब उनके ही सरकार, उनकी ही पार्टी के लोग कह रहे थे कि सरकार आने के बाद, चुनाव होने के बाद अजित दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने छगन भुजबल पर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए थे, आज वो एनडीए में गलवहियां कर रहे हैं। उन्हीं के लोगों ने प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाए थे। और व्यापम घोटाला और येदियुरप्पा का घोटाला किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्हीं के खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय में चुनाव के दौरान ये कहा था कि मेघालय की सरकार और मेघालय के मुख्यमंत्री आजादी के बाद के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं, और आजादी के बाद की ये सबसे भ्रष्टतम सरकार है। लेकिन चुनाव के बाद किस तरह से उसी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर पुनः उसी को मुख्यमंत्री बनाया। और गजब की बात ये कि वही मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी उस मंच पर मौजूद थे। इन सारी बातों को जब उनके जेहन में आई होंगी, इसीलिए भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का नारा देते समय प्रधानमंत्री की जबान लड़खड़ाई थी। एक बात उन्होंने कही कि जो लोग देश का पैसा लेकर भागे थे, उनका मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है। उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचारियों की जो संपत्ति जब्त की गई है वो पहले से 20 गुना ज्यादा की गई है। ये बात सही है कि 20 गुना ज्यादा की गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो पहले भ्रष्टाचार हुआ उससे कितना ज्यादा गुना लोग रुपया लेके इस सरकार में भागे हैं। पहले कितने भागे थे और इनके कार्यकाल में कितने भागे, ये नहीं बताया। ये बताया कि जब्त कितना किया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने पहले भागे थे और कितने अब भागे हैं। उसमें गुणा और भाग नहीं लगाया प्रधानमंत्री जी ने। और वो कहते हैं कि जो लोग भागे उनसे नाराजगी होना लाजिमी है, स्वाभाविक है, लेकिन वो ये भूल गए और उन्होंने ये नहीं बताया क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या भी उनसे नाराज हैं। जबकि इतिहास और तमाम वो आंकड़े, तमाम वो कागज, तमाम वो तस्वीरें ये बयां करती हैं कि स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज ललित मोदी जी की फर्म में काम करती थीं, ललित मोदी जी की फर्म के लिए काम करती थीं। वसुंधरा जी और ललित मोदी की नजदीकियों पर भी एक प्रेस के चैनल ने एक प्रश्न चिन्ह एक बार उठाया था। निश्चित तौर पर मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। जिन घोषणाओं को जिनका मैंने लोकार्पण, जिनका मैंने शिलान्यास किया है, उनका लोकार्पण भी मैं ही करूंगा। ये बात लगभग 6 बार प्रधानमंत्री की अपील में दिखी, जो वोट मांगने की अपील थी कि मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये पहली बार लाल किले की प्राचीर से हुआ है। 6 बार किसी ने ये अपील की हो कि हमें जिताओ, हम 2024 में इसी लाल किले के भाषण से आपको उन्नति के वो सारे आंकड़े देंगे। ये प्रधानमंत्री के भाषण में दिखा। उन्होंने ये कहा था किसी समय कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठने का हक होगा, हम ये चाहते हैं, मेरा ये सपना है। लेकिन वो नहीं अब बता रहे हैं कि किस तरह से एयरपोर्टों को जब कारपोरेट घरानों को सौंपा गया तो एयरपोर्ट पर जो महंगाई बढ़ी, उसकी टिकट, हवाई यात्रा की टिकटों की जो महंगाई बढ़ी, एयरपोर्ट पर जो स्टैंड होते हैं मोटरसाइकिल खड़ी करने के, कार खड़ी करने के,
उसमें कितनी महंगाई बढ़ी। एयरपोर्ट के अंदर जो चीजें बिकती हैं, पानी हो, खाने पीने के सामान हो, उनमें कितनी महंगाई बढ़ी है। पानी की बोतल 85 से 90 और 100 रुपए की मिलती है एयरपोर्ट के भीतर। ये नहीं सरकार बताएगी। ये सरकार जो किसानों को लेकर बहुत संवेदनशील थी कभी भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले, और लगभग हर भाषण में किसानों की समस्याओं का खुलासा दावा खुद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन जो घोषणा पत्र में उनके था, बिचौलियों को खत्म करेंगे, एमएसपी को लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, सरकारी मंडियों को और मजबूत बनाएंगे। उन सारी चीजों में क्या हो रहा है, किस तरह से पूरे कृषि कानून बनाकर बिचौलियों को सौंपने की तैयारी थी, वो तो इस देश के सजग किसानों का धन्यवाद है कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। और एमएसपी क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से एमएसपी लागू हो रही है, आप सबसे छुपा नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगी, ये सवाल आज भी देश का किसान पूछ रहा है। और सरकारी मंडियां जो किसी जमाने में बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती थी राजस्व में, आज वो किस स्थान पर हैं। और पुरानी पेंशन योजना में सरकार क्या करेगी, इस पर कोई जवाब नहीं था। इतिहास का बखान था, योजनाओं को परोसा गया और भविष्य के सुहाने सपने दिखाए गए, जिस मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी माहिर हैं। और आंकड़ों के खेल में फंसाकर जनता को यह बताने की कोशिश की गई कि हमने कितना विकास किया है, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे छुपी हुई विफलताओं को क्यों नहीं बताया गया, ये सवाल देश की जनता आज भी फिर उनसे पूछेगी। और निश्चित तौर पर जो अपील जो कर रहे थे बार बार प्रधानमंत्री जी उस लाल किले के मंच से, निश्चित तौर पर उस अपील में यह दिख रहा था, क्या घबराई हुई है सरकार, क्या सरकार को 2024 में क्या मुश्किल लग रही है भारतीय जनता पार्टी को, कि उनकी वापसी असंभव लग रही है उन्हें, क्या अपने सेना में यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए ये सब चीजें कही जा रही हैं बार बार। जब से इंडिया गठबंधन बना है एक, जो उसके बाद से इसका जो प्रचलन शुरू हुआ है कि हम आ रहे हैं, हम आएंगे, हम ही आएंगे, और आज भी ये कहा गया कि हम ही ये लोकार्पण करेंगे, और एक बार नहीं 6 बार कहा गया कि हम आएंगे। तो क्या इन दावों के पीछे भय या व्याकुलता है सत्ता जाने की, इस बात का तो फैसला जनता करेगी कि 2023 और में जिसने झंडा फहराया, क्या 2024 में वही झंडा फहराएगा। इन दोनों वर्षों की जो एक 12 महीने की जो दूरी है, उस दूरी की बीच में खड़ी है जनता। जनता का फैसला, और जनता का फैसला लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है, जिसका इंतजार विपक्ष भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है, और हम भी कर रहे हैं। उसी इंतजार के साथ पुनः एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। हम विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।